देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में मैं तारा कतनौरिया। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने पर 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसकी जानकारी सीएम अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को एक फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के आरोप में 4 विधायकों को निलंबित कर दिया। साथ ही पार्टी ने पूर्व सांसद समेत 10 अन्य नेताओं को निष्कासित कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी का विरोध करने के आरोप में कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीतापुर जिला इकाई को भंग कर दिया। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि सीतापुर जिले से पार्टी के 4 विधायकों को सपा से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। सूत्रों की माने तो इन विधायकों और नेताओं ने सपा प्रत्याशी सीमा गुप्ता के बजाय उसका विरोध करने पर दल से निकाले गए विधायक रामपाल यादव के बेंद्र यादव को सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जिताने में मदद की। इसी बात को लेकर सीएम अखिलेश यादव ने इन विधायकों और पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है, भाजपा कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ती है। भाजपा के पास यूपी में अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके चलते मिशन 2017 को पूरा किया जा सके। देखिए इस रिपोर्ट में किसको उतारेगी भाजपा इन होने वाले चुनावों में। कौन होगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? अब तक बीजेपी ने नहीं किया है तय। नहीं है कोई सर्वमान्य चेहरा। अगड़े पिछड़े के बीच फंसी है बीजेपी। कौन संभालेगा बीजेपी मिशन 2017 की कमान? बीजेपी का संविधान कहता है कि हर 3 साल बाद दिसंबर महीने में बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल जाना चाहिए, लेकिन दिसंबर के बाद अब नए साल में जनवरी का पहला सप्ताह भी बीत गया है, लेकिन बीजेपी किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए इस पशुपेश में ही फंसी हुई है। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि जो पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में सत्ता की सबसे प्रबल दावेदार दिख रही थी, उसकी बिहार चुनाव में हुई करारी हार के बाद यूपी में भी लय खराब हो गई है। और जिस तरह से बिहार में जाति की राजनीति का एक बार फिर से उभार हुआ है और उसमें बीजेपी की राजनीति फेल हुई है, ऐसे में सबका साथ सबका विकास की राजनीति करने का दावा करने वाली बीजेपी यूपी में जाति के भंवर में ऐसे उलझी है कि वो सवर्ण को प्रदेश अध्यक्ष बनाए या पिछड़े को, अभी तक इसका फैसला नहीं कर पाई है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव में देरी की वजह से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी हुई है। जो नाम इस दौड़ में शामिल है उन पर ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। मनोज सिन्हा ताकत, वर्तमान में मंत्री, मोदी और शाह भरोसेमंद, पूर्वी वोटरों पर पकड़। कमजोरी, बड़ा चेहरा नहीं है, यूपी की राजनीति में सक्रिय नहीं है, मंत्रालय का भी भार है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ताकत, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण चेहरा, जुझारू और सक्रिय। कमजोरी, मुद्दों पर निरंतरता का अभाव, गुटबाजी पर नियंत्रण नहीं। दिनेश शर्मा ताकत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात प्रभारी, बीजेपी के सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गैर विवादित छवि, ब्राह्मण चेहरा, संघ से नजदीकी। कमजोरी, यूपी की राजनीति में सक्रिय नहीं, कार्यक्षेत्र लखनऊ तक ही सीमित, शर्मीली छवि के व्यक्ति, आंदोलनों का इतिहास नहीं। रामशंकर कठेरिया ताकत, बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा, मोदी से नजदीकी, संघ से जुड़ाव। कमजोरी, विवादित छवि, दूसरे बड़े नेताओं में स्वीकार्यता नहीं। जो स्थिति इस समय मुख्यमंत्री पद को लेकर के भाजपा में उपापोह की स्थिति है, वही कुल मिलाकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी है। और इसमें जो 4-5 प्रमुख नाम हैं, वो उनकी अपनी कमजोरियां हैं, उनकी अपनी अच्छाइयां हैं।
और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन जो अभी तक नाम चल रहे हैं उनमें सबको पीछे छोड़ते हुए जो नाम आगे आ रहा है वो है मनोज सिन्हा का। जहां तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी का सवाल है, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनकी क्षमता और इनकी कमजोरी सारे लोग देख चुके हैं और ये संगठनात्मक रूप से जो एक शक्ति होती है पार्टी की, उसको एकजुट रखने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रदेश में करीब 54% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग से आती है। ऐसे में अगड़ों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी अगर पिछड़े वर्ग में सेंध नहीं लगा पाती है तो यूपी में सत्ता पाने का ख्वाब वाले बीजेपी के लिए ये दूर की कौड़ी है। ऐसे में पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि किस वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाए, क्योंकि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो उसी के नेतृत्व में बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। भाजपा का जो अपना वोट बैंक है उसके हिसाब से एक सर्वमान्य नेता चाहिए होता है और रमाशंकर कठेरिया कम से कम उस श्रेणी में नहीं है। तेज तर्रार जरूर है, लेकिन जो प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश एक तरह से किसी बहुत सारे देशों से एक बड़ा प्रदेश है, भारत का तो सबसे बड़ा प्रदेश ही है, तो इसलिए यहाँ का जो एक परिप्रेक्ष्य होता है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाता है। इसलिए कम से कम भाजपा का राष्ट्रीय जो प्रदेश का उपाध्यक्ष होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से जब 2017 का चुनाव भी हमारे सामने है तो ऐसा हो जो पूरे प्रदेश में एक अच्छे आंदोलन की भूमि तैयार करे और 2017 के चुनाव को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। ये सभी संभावित नाम हैं जिनमें किसी एक को पार्टी चेहरा बनाकर साल 2017 का चुनाव लड़ सकती है, लेकिन लंबे समय से बीजेपी में जाति के आधार पर ही खेमेबंदी रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए किसी ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना टेढ़ी खीर है जो पार्टी के हर एक खेमे में पसंद किया जाता हो। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी इस जातीय संतुलन को साधने को लेकर कौन सा तुरुप का इक्का चलती है, जिससे सभी वर्गों में संदेश भी चला जाए और 2017 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का ये एक मुफीद चेहरा भी हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीरगंज में चल रहे देह व्यापार को हटाने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि इस भीड़भाड़ क्षेत्र में देह व्यापार का धंधा खुले रूप में चल रहा है, जिसके चलते शहर के लोगों को उस इलाके से गुजरने में शर्म व झिझक महसूस होती है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देह व्यापार से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उसको वहां से हटाने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि मीरगंज, जो कि शहर के बीचों बीच एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वो जगह न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि उस जगह पर बच्चों का स्कूल भी है, लेकिन वहां सालों से देह व्यापार का धंधा खुलेआम चल रहा है, जिसकी वजह से शहर के लोगों को वहां जाने में झिझक और शर्म महसूस होती है। लोग अपने बच्चों को वहां पर स्थित स्कूल में भेजने से भी परहेज करते हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी दलील दी कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली होने की वजह से भी उस जगह का अपना ऐतिहासिक महत्व है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार से जवाब तलब भी किया था, जिसमें डीएम ने हलफनामा देकर कहा था कि वहां पर देह व्यापार जैसा कोई धंधा नहीं होता, जिस दलील को कोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम और कमिश्नर को आदेश दिया कि वहां से देह व्यापार को हटाकर 30 मार्च तक कोर्ट को सूचित करें। माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी कि इलाहाबाद के चौक मीरगंज में जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है, जहां पर केशर विद्यापीठ इंटर कॉलेज 2000 बच्चों के पढ़ने की संख्या होनी चाहिए थी और आज लगभग वहां पे 250 से 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। मीरगंज होने के कारण उस विद्यालय की छवि दिन दिन खराब होती जा रही है और कोई भी अध्यापक वहां पर अपने बच्चों का पढ़ाना नहीं चाहता है। दूसरी चीज, नेहरू जी की जन्मस्थली भी रही है मीरगंज, 77 मीरगंज। ये सभी लोग जानते हैं, पूरे देश को लोग जानते हैं कि नेहरू जी यहाँ मीरगंज में पैदा हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ के डीएम और कमिश्नर को आदेश पारित किया है कि इस रेड लाइट एरिया को यहाँ से हटाया जाए और हटाए जाने के पश्चात 30 मार्च को हमको रिपोर्टिंग की जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया और उनके समर्थन में प्रदर्शन करते हुए कहा कि बीजेपी नेता यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद का प्रत्याशी बनाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ के समर्थन में सुभाष चौराहे पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बीजेपी नेताओं से अपील की यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद का प्रत्याशी बनाएं। यूपी सरकार में जिस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का माहौल है, लेकिन यूपी सरकार सफाई महोत्सव में जुटी है और करोड़ों रुपए के सरकारी धन को बर्बाद कर रही है। अगर योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। हमारी मांग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2017 में उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी को घोषित किया जाए। क्योंकि युवाओं की सर्वश्रेष्ठ कोई समझता है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज ही हैं और लगातार 5 बार से गोरखपुर के सांसद होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में व्यापक जनाधार है। समय में प्रदेश सरकार पूर्ण भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और एक तरीके से समझिए कि निष्क्रियता की पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है। एक तरफ बुंदेलखंड में सूखा है, बुंदेलखंड के किसान नौजवान मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार सफाई महोत्सव मनाने में व्यस्त है। यहाँ पे सीईओ से लेके और संतरी तक की भर्ती में, लेखपाल से लेके लोकायुक्त तक की भर्ती में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास से लक्ष्य नाम से नए प्रतियोगी परीक्षा मैगजीन के लॉन्च करते हुए कहा कि उनका विकास सबके लिए एक है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में पूरी खबर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से लक्ष्य नाम की नई प्रतियोगी परीक्षा मैगजीन को लॉन्च के मौके पर कहा कि उनका विकास सबके लिए है। उन्होंने मेट्रो और एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए कहा कि मेट्रो में बीजेपी के लोग चले या फिर कांग्रेस और बसपा के। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं चलाई हैं। अजय कुमार साहब, माया क्योंकि कार्यक्रम जब तय हो रहा था, अगर कोई पॉलिटिकल मैगजीन होती तो मैं एक बार को सोचता, लेकिन ये कैरियर काउंसलिंग की मैगजीन थी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, सबसे अच्छा अगर आप चाहेंगे तो मुख्यमंत्री आवास में होगा तो इसका संदेश भी पूरे प्रदेश में जाएगा। क्योंकि इधर जब कभी नौकरी या रोजगार की बात आई है, हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा आज रोजगार और नौकरी की चिंता है नौजवानों को। अभी सचिवालय की नौकरी निकली थी, कितने बड़े पैमाने पे नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरे थे। डिग्री हासिल करने वाले पीएचडी, इंजीनियर्स या तमाम तरह के नौजवान जो अलग अलग डिग्री पाए थे, उन्होंने भी उसमें नौकरी के लिए आवेदन किया था। मुझे वो दिन याद है जिस समय मैं स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लॉन्च किया था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की थी, तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत कम समय में 45 लाख नौजवानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, इतने बड़े पैमाने पर। वहीं जब कभी मैं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करता था और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जब मैंने उनके फीडबैक लिया तो बड़ी संख्या में नौजवानों ने कहा कि इसमें आखिरकार आपने एक सॉफ्टवेयर नहीं डाला है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर नहीं डाला टैली का आपने, और अगर वो टैली का सॉफ्टवेयर होता तो शायद हमें नौकरी जल्दी मिल जाती। तो जहां नौकरी का सवाल है, कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो भी कोई ना कोई अपना सपना देख रहा है और वो चाहता है कि उसका सपना पूरा हो। सही मायने में जरूरत यह है कि काउंसलिंग कौन करे, उन्हें रास्ता कौन दिखाए, क्योंकि कई बार ये होता है जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। और अगर एक मैगजीन के माध्यम से और वरिष्ठ पत्रकार जो उनकी टीम के सहयोगी होंगे, अगर उनके माध्यम से कोई रास्ता मिलेगा, मैं समझता हूं कुछ न कुछ नौजवानों को रास्ता मिलेगा इसके बहाने। कानपुर के मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में खून का काला कारोबार खुलेआम चला हुआ है। खून के यह सौदागर यहां तस्कर मंडी को बहुमांगी कीमत पर खून का सौदा करते हैं। हालांकि पुलिस इसी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इंसान के खून की कीमत मात्र 5,000 रुपए है। अगर खून के सौदागरों की बात करें तो यही कीमत सामने आती है। कानपुर पुलिस ने खून का सौदा करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि बिकने वाला खून मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक का बताया जा रहा है। कन्नौज निवासी प्रमोद कुमार की साली चित्रा को
ब्लीडिंग की समस्या होने पर कानपुर के आरसी मेमोरियल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वहां पर जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि चित्रा को AB नेगेटिव ग्रुप का जो है 3 यूनिट ब्लड की तुरंत जरूरत है। प्रमोद को जब ये ब्लड नहीं मिला तो वो मेडिकल कॉलेज गया, जहां 3 युवकों ने मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक से 1 यूनिट ब्लड दिलवाने की बात कही और इसके लिए 5,000 रुपये मांगे। नर्सिंग होम के डॉक्टर ने जब वो ब्लड देखा तो उनको शक हुआ कि ब्लड और मेडिकल कॉलेज की रसीद नकली है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अमित वर्मा, सोनू अंसारी और राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया। नर्सिंग होम प्रशासन ने बताया कि अगर खून को बिना जांच किए चढ़ा दिया जाता तो मरीज की जान भी जा सकती थी। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब कानपुर में ब्लड की कालाबाजारी देखने को मिली है। पहले भी कई बार इस तरह के गिरोह पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि इस रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि 3 यूनिट ब्लड की जरूरत है। इस पर कुशवाहा जी ने वहां से ट्राई किया, वहां ब्लड नहीं मिल पाया, तो इनको कुछ लोग बाहर मिले, जिनका 3 लोग थे। ये 3 लोगों ने बताया कि हम आपको ब्लड AB नेगेटिव दिलवा देंगे। उसे पैसा लिया इन लोगों ने और ब्लड लेकर के आए। उस ब्लड पे पूरी रसीद चिपकी हुई है। व्यवस्थापक बबली द्वारा बताया गया कि ब्लड फर्जी है। इस पर इन्होंने थाने को सूचना दी गई। थाने से हमारी पुलिस गई और इनको पकड़ के ले आई। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। AB नेगेटिव का चाहिए खून, तो वहाँ गए थे। जब वहाँ मालूम हुआ नहीं मिला कहीं तो मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ भी नहीं हुआ तो वहाँ 2 लोग बाहर खड़े थे। उनके वो बोले हमारे पास है लेकिन इतना लगेगा, तो वो जांच हुई तब नकली निकला। तो पुलिस सूचना दी, पुलिस वाले आए, फिर के ले गए। जो मेडिकल कॉलेज से ब्लड आता है बाकायदा प्रॉपरली हर चीज उसमें मेंशन होती है, हर चीज उसमें लिखी हुई होती है। डिजिट जो उसकी स्लिप रहती है उसके ऊपर बाकायदा कंप्यूटराइज नंबर रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें हैंड राइटिंग से लिखा गया था नंबर वगैरह कुछ। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के समझ। देश की राजधानी फिर हुई शर्मसार। देश की राजधानी नई दिल्ली में एक युवती के साथ 11 दरिंदों ने 1 महीने तक बलात्कार किया। बड़ी मुश्किल से इस युवती ने रात के अंधेरे में दरिंदों के चंगुल से छूटकर घर पहुंचकर अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। वहीं सभी लोग पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस से लगातार गुहार लगा रहे हैं न्याय की। राजधानी फिर हुई शर्मसार। बरेली की युवती के साथ दिल्ली में हुआ गैंगरेप। 11 दरिंदों ने 1 महीने तक किया दुष्कर्म। विरोध करने पर युवतियों को मारा पीटा। 1 महीने बाद आरोपियों के चंगुल से छूटी युवती। घर आकर पुलिस से की मामले की शिकायत। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। युवती लगा रही है न्याय की गुहार। मैं घर पे थी, मुझे नशा देख ले गए थे 5 लोग। जब मैं होश में आई तो 6 वहाँ पे औरतें 11 लोग थे। सबने मेरे साथ में बलात्कार करा, मेरी बहुत बेइज्जती करी है। 11 लोगों ने किया बलात्कार। हाँ, मुझे नशा दे के मेरे साथ में गलत काम करते थे। रो रो कर आप बीती सुनाती ये है गुड़िया। गुड़िया बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के मदनापुर गांव की रहने वाली है। इस गुड़िया के साथ 1 महीने तक गांव के ही 11 लड़कों ने दिल्ली ले जाकर बलात्कार किया। गुड़िया का आरोप है कि एक दिन वो घर पर अकेली थी, तभी गांव के ही 6 लड़के घर आए और उसे नशा सुंघाकर अपने साथ ले गए। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को दिल्ली में पाया, जहां पर पहले से 5 और लड़के मौजूद थे। गुड़िया के साथ इन सभी 11 लड़कों ने मानवता की सभी हदें पार कर दी और 1 महीने तक सभी दरिंदे गुड़िया को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। जब जब गुड़िया ने विरोध किया तब तब उसे मारा पीटा गया। गुड़िया 1 महीने बाद किसी तरह से रात के अंधेरे में आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने गांव मदनापुर पहुंची तो उसने अपने भाई को आपबीती सुनाई। जिसके बाद उसका भाई अपनी बहन को लेकर एसपी ग्रामीण के पास पहुंचा। एसपी ग्रामीण ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं
और जांच कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया है। मैं घर पे थी, मुझे नशा देख ले गए थे 5 लोग। जब मैं होश में आई तो 6 वहाँ पे औरतें 11 लोग थे। सबने मेरे साथ में बलात्कार करा, मेरी बहुत बेइज्जती करी है। 11 लोगों ने किया बलात्कार? हाँ, मुझे नशा दे दे के मेरे साथ में गलत काम करते थे। कहाँ ले गए थे लोग? दिल्ली। आप कैसे छूट के आई वहाँ से? वहाँ से मैं रात 11 बजे भागी हूँ तो 4 बजे आ जाऊँ। यहाँ से बंद करके रखते थे अंदर कमरे में मुझे। ये अभी तुरंत एक महिला ने शीशगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसने एक शिकायत करी है अपने साथ दुराचार करने की। थाने से जानकारी की गई तो पता चला कि जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं इसके साथ इसने 4-5 महीने पहले निकाह किया है। निकाहनामा मौजूद है, प्रकरण संज्ञान में आ गया है और हम इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें होती रही हैं, लेकिन पुलिस के लचर रवैये से आज के दौर में इन दरिंदों के मन में पुलिस का कोई डर नहीं है। बहरहाल अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले में आरोपी लड़कों को कब तक गिरफ्तार करती है। न्यूज अलर्ट के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।